हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे एंटीबॉडीज के बारे में। तो एंटीबॉडीज एक्चुअली है क्या? एंटीबॉडीज क्या है? ये एक प्रोटीन है, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल। जैसा कि हमने पढ़ा था एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडीज, दैट इज बी सेल रिसेप्टर। ये जब हम ब्लड क्या करेंगे, जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, नीचे पैलेट रहेगा और ऊपर जो लिक्विड पोर्शन रहेगा, पैलेट में रहेगा आरबीसी और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स, और ऊपर वाले जो पोर्शन होंगे तो वो उसको बोलेंगे प्लाज्मा। उसमें होंगे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, और जब वो क्या करेंगे, प्लाज्मा को क्लॉट होने देंगे, तो एक और जो है लिक्विड पोर्शन बचा रहेगा, वो होगा सीरम, और उसी सीरम में मिलेगा ये एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है कि स्ट्रक्चर जो है आप लोग जो डिटेल है बाद में आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। पहले मैं बस इसको समझा देती हूँ। इसमें क्या है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 2 हैवी चेन होता है और 2 लाइट चेन होता है। और ये पॉलीपेप्टाइड है, इसका मतलब अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से बना हुआ है, जिसका एक एन टर्मिनल होगा, एक सी टर्मिनल होगा। एन टर्मिनल जो होगा, जो अमाइनो टर्मिनल जो होगा, वहां पे क्या होता है अराउंड 100 to 110 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, वो उसका सीक्वेंस वेरी करता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। और वो वेरिएबल रीजन जो हैवी चेन होता है उसमें बोलते हैं VH, और लाइट चेन को बोलेंगे VL। और उसके बाद बियॉन्ड दैट वेरिएबल रीजन हमें कांस्टेंट रीजन होता है, और ये हैवी चेन, लाइट चेन। और ये जो है बीच में जो रीजन है जैसे वाई शेप का होता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हिंज रीजन, और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं थ्रू द डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यहाँ पे जो हिंज रीजन में मेनली जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रोलिन और सिस्टीन। प्रोलिन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई भी एंजाइम्स वगैरह डालते हैं तो ये एंजाइमेटिक डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सिस्टीन जो होता है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए हेल्प होता है। एक बार देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो एंटीबॉडीज हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ 4 पेप्टाइड चेन, हेटेरोडैमर विद अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोडाल्टन, एंड 2 लाइट चेन होते हैं और 2 हैवी चेन होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, और कुछ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजंस में। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये वेरिएबल रीजन है यहाँ पे, तो इस रीजन में क्या होता है, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पे कि मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड्स वहीं पे मिलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बाइंडिंग विद द एंटीजन। तो देखते हैं, द फर्स्ट 110 and so अमाइनो एसिड्स ऑफ लाइट एंड हैवी चेन varies greatly among antibodies of different specificities. V region of VL light chain and VH of the heavy chain. तो ये आप बाद में देख लीजिएगा, सेम चीज है हैवी चेन। और अब आते हैं हैवी चेन। हैवी चेन जैसा मैंने बोला, ऊपर जो होंगे एन टर्मिनल के साइड जो दिखाया मैंने, वो है वेरिएबल रीजन। उसके बाद कांस्टेंट रीजन। तो कांस्टेंट रीजन का जो सीक्वेंस होता है उसी के बेसिस पे हैवी चेन डिफाइन होता है 5 में, अल्फा, गामा, एप्सिलॉन, म्यू और डेल्टा। और जो अल्फा और गामा चेंज होते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 450 अमाइनो एसिड्स होंगे, और म्यू और एप्सिलॉन के अप्रोक्सीमेटली 550 अमाइनो एसिड सीक्वेंस के होंगे। ये किसी बुक में इसका जो है ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस थोड़ा बहुत वैरी करता है। और जो लाइट चेन होगा वो 2 होगा, एक कप्पा होगा और एक लैम्डा होगा। और एक एंटीबॉडी में या तो कप्पा होगा लाइट चेन या फिर लैम्डा होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक एंटीबॉडी में दोनों है, एक साइड कप्पा एक साइड लैम्डा, ऐसा नहीं होगा। H2L2 ऐसा बोलते हैं, मतलब हैवी चेन होगा वो भी सेम रहेगा, और लाइट चेन भी रहेगा वो भी सेम रहेगा। और लाइट चेन अप्रोक्सीमेटली 211 या 217 अमाइनो एसिड सीक्वेंस का होता है। और ये स्ट्रक्चर जो हमें मिला एंटीबॉडीज का, तो वो बहुत सारे जो रिएक्शंस हुए या बहुत सारे रिसर्च हुए इसके ऊपर, फिर हमें जाके ये स्ट्रक्चर मिला है। तो ओवरऑल जो होता है ये हमारा एंटीबॉडी अराउंड
1,50,000 मॉलिक्यूलर वेट का होता है। इसमें हैवी चेन जो 2 होंगे 50-50 के होंगे और लाइट चेन 25,000 का होगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, पापाइन जो एंजाइम होता है उससे जब डाइजेशन किया तो हमें 3 फ्रेगमेंट मिला। ये जो है फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ये फ्रेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है एंटीजन से बाइंडिंग के लिए। और नीचे का जो ये जो पोर्शन है ये है एफसी रीजन। एफसी मतलब फ्रेगमेंट जो क्रिस्टलाइज हो सकता है। तो ये एफसी रीजन, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, इस पोर्शन को बोलते हैं एफसी रीजन, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत जगह आया कि एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सेल में, वहीं पे जाके ये एंटीबॉडी का ये रीजन जाके अटैच होता है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। और ये जो रीजन होते हैं फैट, ये रीजन होते हैं एंटीजन बाइंडिंग रीजन। उसके बाद क्या हुआ, जब पेप्सिन से डाइजेशन किया गया तो एक मिला अराउंड जो है 1 लाख मॉलिक्यूलर वेट का, और एक फ्रेगमेंट क्या हुआ, एक छोटा फ्रेगमेंट मिला, या फिर कभी कभी क्या हो मैक्सिमम डिसॉल्व ही हो गया। तो ये भी फ्रेगमेंट जो था एंटीजन को बाइंड कर रहा था। फिर जब मरकैप्टोएथेनॉल रिडक्शन हुआ, मरकैप्टोएथेनॉल से जब रिडक्शन हुआ तो हमें 4 फ्रेगमेंट मिले। दो जो हुए वो इक्वल थे और ये 2 जो थे वो इक्वल थे। ये 2 हैवी चेन थे और ये 2 लाइट चेन थे पॉलीपेप्टाइड का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो डाइजेस्ट हो गया मरकैप्टोएथेनॉल रिडक्शन से, इसीलिए 4 अलग अलग हमें चेन मिला। फिर जो ओवरऑल कंक्लूजन था, फिर हमें पता चला कि 2 ये हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट पता चला और फिर ओवरऑल ये स्ट्रक्चर हमें मिला। हमने पहले बताया था कि जो हैवी चेन है वो 5 तरह का होता है, वही 5 तरह के हैवी चेन जो होते हैं उसी के हिसाब से ये हमें क्लासिफिकेशन मिलता है। अगर हैवी चेन हमें जो है म्यू है आईजीएम, गामा के लिए आईजीजी और डेल्टा के लिए डी, एप्सिलॉन के लिए ई और अल्फा के लिए ए। आते हैं अब स्ट्रक्चर आईजीजी में। आईजीजी जैसे कि मैंने बताया था कि एंटीबॉडीज कहाँ सीरम में मिलता है, तो उस सीरम में जो 80% ऑफ द जो एंटीबॉडीज मिलेंगे वो आईजीजी ही मिलेंगे, और इसका लाइफ अप्रोक्सीमेटली 7 to 23 डेज होता है, और ये मोनोमर ही यूनिट मिलता है। ये यूनिट जो होता है ये मोनोमर ही मिलते हैं। और ये एपिटोप बाइंडिंग रीजन है, क्योंकि एंटीजन से बाइंडिंग होता है, तो ये थी 2 रीजन है जो कि एपिटोप से बाइंड होता है। और जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, इसको फीटस बोलते जाओ, तो वो माँ से जब अटैच होता है वो प्लासेंटा के थ्रू होता है, और मदर का सर्कुलेशन और फीटस का सर्कुलेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उसको क्रॉस करने के लिए एंटीबॉडीज को मदर से फीटस तक पहुंचने के लिए प्लासेंटा से क्रॉस करना पड़ता है, और सिर्फ आईजीजी जो है वो क्या करता है, क्रॉस करता है प्लासेंटा। तो इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न, बिकॉज यही जो है प्लासेंटा को क्रॉस किया। फर्दर न्यूट्रिलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे उस पर आईजीजी लगेंगे, कॉमन फंक्शन है। और आईजीजी एक्चुअली हम आगे जब ये देख रहे हैं कि 1 और 3 एफसी रिसेप्टर और फाइगोसाइटिक, इसको समझने के लिए पहले देखते हैं आईजीजी जो है ना, जैसे हम लोग हैवी चेन जो टाइप के हिसाब से आईजी मॉलिक्यूल का फर्दर 5 डिवीजन था, उसमें से आईजीजी का जो सब क्लास था वो 4 मिलता है, और फर्दर जो है उसका हैवी चेन और फर्दर ये जो डिफरेंस है ना, ये सारे डिफरेंस बिकॉज ऑफ ये हिंज रीजन की वजह से और ये डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है उसकी वजह से और हैवी चेन का जो सीक्वेंस है उसकी वजह से ये सारे जो है क्लासेस मिलते हैं 1, 2, 3, 4। और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है सबसे ज्यादा IG1 का होगा और सबसे कम IG4 का होगा। तो और क्या है कि IG1 और IG3 का FC जो रिसेप्टर है फाइगोसाइटिक सेल्स के ऊपर मिलता है। FC रीजन का इसका जो है रिसेप्टर, मतलब FC रिसेप्टर मिलेगा फाइगोसाइटिक के सेल के ऊपर, तो ये पोर्शन जाके वहां पे अटैच हो जाएगा, और ये फर्दर जो है ऑप्शनाइजेशन में हेल्प करता है। IG3 जो होता है मोस्ट इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो कॉम्प्लीमेंट जब कभी क्लास लेंगे फिर समझ में आया कॉम्प्लीमेंट क्या है। इसके लिए बस वर्बली ये समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो है वैसे प्रोटीन्स है जो ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, और इसको सिग्नल मिलने के बाद फिर ये एक्टिव होते हैं, और ये जो है पैथोजेंस वगैरह को एलिमिनेट या किल करने में हेल्प करते हैं कॉम्प्लीमेंट
प्रोटीन्स। तो IG3 जो है वो भी मोस्ट इफेक्टिव होता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए। अब आते हैं IgM के लिए। ये जो सीरम का कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 13% होता है और हाफ लाइफ अराउंड 5 डेज होता है और ये मोस्ट ऑफ द IgM जो होता है पेंटामेरिक फॉर्म में होते हैं। अगर एक के पास 2 एपिटोप बाइंडिंग है, पेंटामर है, इसीलिए 10 बाइंडिंग साइड है, एपिटोप बाइंडिंग साइड से है। और कुछ कुछ मोनोमेरिक फॉर्म में भी होते हैं। इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी क्लास प्रोड्यूसिंग द प्राइमरी रेस्पॉन्स टू एंटीजन। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स टू एंटीजन ऐसा क्यों है कि सिर्फ IgM ही है? ऐसा बोलते हैं ना एक इंसान को 10 हाथ है, मतलब ये तो 5 आदमी का काम कर सकता है। सेम वे विद IgM, सिंस इसके पास क्या है कि पेंटामर है, 10 एपिटोप बाइंडिंग साइट्स है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसीलिए स्टार्टिंग में इसको ज्यादा भेजा जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए। जैसा कि देख सकते हैं ये पेंटामर है, 2 3 4 5 है और ये आपस में जो जुड़े हुए हैं, ये FC जो रीजन होता है ये अंदर में होता है और जो बाइंडिंग साइड से वो बाहर होता है और ये जो है ये J चेन के थ्रू ये अटैच होता है। और ये एक्टिवेशन ऑफ क्लासिकल पाथवे, क्लासिकल पाथवे आता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का जो 3 पाथवे होता है उसमें से एक होता है क्लासिकल पाथवे। ये जो है IgM सबसे ज्यादा काम करता है क्योंकि ये पेंटामर है और इसका जो बाइंडिंग साइड पास में है। और क्लासिकल पाथवे एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए कि जो बाइंडिंग साइट्स है या बाइंडिंग जो होता है इसका एंटीबॉडी का ऑन द एंटीजन वो बहुत क्लोज डिस्टेंस में होना चाहिए। सिंस ये खुद ही पेंटामर है और उसके पास बाइंडिंग साइट्स है तो वो क्लोज डिस्टेंस क्या होता है, कभी 1-2 ही जो IgM है उसी से मिल जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्या कहते इफेक्टिव है। और डिफरेंस है मल्टीवैलेंट एंटीजन। मल्टीवैलेंट एंटीजन मतलब क्या, एक एंटीजन जिसके कि बहुत सारे ऐसे जगह है जो कि बाइंड हो सकते हैं एंटीबॉडी से, तो इसके पास तो ऑलरेडी 10 हाथ है बोलते हैं ना, सभी जगह जाके बाइंड हो जाते हैं। एक्ट एज ऑप्शनिंग, तो इसको आगे हम देखेंगे ऑप्शनाइजेशन क्या होता है, फिर इसको समझ में आएगा बेटर। तो अभी फिलहाल ये जानिए कि ये जो है एंटीबॉडी ऑप्शनिंग की तरह काम करता है। अब आते हैं IgA, तो इसका जो हैवी चेन होगा अल्फा। ये अप्रोक्सीमेटली जो सीरम एंटीबॉडीज होते हैं अराउंड 6% ही ये प्रेजेंट होते हैं। इसका हाफ लाइफ भी अराउंड 5 डेज का होता है और सिंस ये डायमर है इसीलिए इसके पास क्या होगा 4 बाइंडिंग साइड्स होगा और ये आपस में अटैच है थ्रू द J चेन। और इसका ये हिंदी रीजन ये J चेन ये जो FC रीजन को ज्वाइन करता है। और ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीशंस में, जैसे सलाइवा, म्यूकस, टीयर, कोलोस्ट्रम या मिल्क वगैरह में मिलते हैं। इसका फंक्शंस क्या है, इट इज ए सिक्रेटरी एंटीबॉडी क्योंकि ये क्या होता है हमारे सिक्रीशंस में मिलता है। ये इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस दैट कॉजेज इन्फ्लुएंजा, प्रोटेक्शन टू इन्फेंट गट। अब इन्फेंट गट क्या है, अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ क्या कहते हैं माँ का ही दूध पीता है, तो वो क्या होता है जो मदर का जो मिल्क होता है उसमें ये एंटीबॉडीज मिलता है, उसके थ्रू क्या होता है बच्चे के पेट में गया और वो उसको प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फेंट गट। अब ये जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो हमने देखा, और यहाँ पे आएगा कि आखिर ये सिक्रीशन में पहुंचता कैसे है। तो हमने ऐसे देखा था कि बी सेल क्या होता है, स्टार्टिंग में पहले ये एक्टिवेट होगा और फिर ये प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में कन्वर्ट होगा। ये प्लाज्मा सेल फिर क्या करेगा, रिलीज करेगा एंटीबॉडी। तो यहाँ पे ये क्या है, बी सेल का ये प्लाज्मा सेल है और ये रिलीज किया है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जैसा मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया कि ये डायमेरिक फॉर्म में है और ज्वाइंट थ्रू द J चेन, ये डायमर है। और ये ऐसा मानते हैं कि एपिथेलियल सेल है, लाइनिंग है एपिथेलियल सेल्स का। फिर ये जो पॉली IG रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जब डायमेरिक IG आता है यहाँ पे इस रिसेप्टर से यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये खुद जो है इंटरलाइज हो जाएगा और ये वेसिकल्स के अंदर चला जाएगा। इसमें क्या होता है फर्दर जो है एंजाइमेटिक्स जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि इसको यहाँ से क्लीव कर देंगे साथ में, और ये इसके सिक्रेटरी IG ये जो है फिर क्या करेगा, ये जो IG रिसेप्टर है साथ के साथ ही एंटीबॉडी के साथ में ये निकलेगा। ठीक है भाई, ये निकल गया, इसका काम क्या है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इसका जो ये जो पोर्शन इसमें अटैच है, तो ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ताकि जो है ये
जो है एंजाइम्स वगैरह बहुत सारे होंगे ना हमारे, जो सिक्रेशंस होंगे उससे क्या हो, डैमेज ना हो, डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि सिक्रेशंस में क्या होते हैं, बहुत तरह के एंजाइम्स वगैरह रहेंगे जो इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये जो है दिस इज द पिंक कलर वन, जहाँ पे देख रहे हैं ना कवर किया हुआ है इस पोर्शन को, तो ये क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आईजीडी, तो हैवी चेन यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा। इसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, अराउंड बस 0.2% ही होता है, और इसका भी ये जो है सिर्फ मोनोमर में मिलता है, तो बस 2 ही बाइंडिंग साइट्स होंगे, और ये 20 सेल रिसेप्टर के 20 सेल सरफेस के ऊपर ये मिलते हैं, और ये इसका हेल्प होता है 20 सेल एक्टिवेशन एंड एक्ट एज रिसेप्टर फॉर एंटीजन बाइंडिंग। इसका ज्यादा फंक्शंस अभी और पता नहीं चला है, फिलहाल के लिए इतना ही है। ओके, अब आते हैं आईजीई के लिए। आईजीई बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है, और स्टार्टिंग में तो हमें सिर्फ जो है 4 ही क्लास पता था, बहुत रिसर्च के बाद, काफी दिनों के बाद ये जो है आईजीई पता चला है। तो ये जो डिस्कवर्ड हुआ था बाय टी एंड के सीजैकॉफ, इट कंटेन्स अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द लिम्फोसाइट्स। ये भी क्या होते हैं, मोनोसाइटिक, ये जो है मोनोमर है, ये 2 बाइंडिंग साइट्स में होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। इसका जो आगे डायग्राम होगा, ये क्या है, मैंने बताया था कि एफसी रीजन और फैब रीजन। तो एफसी ये हो गया, ये देखते हैं वाई रीजन एंटीबॉडी है, ये हो गया फैब रीजन, और ये हो गया एफसी रीजन। तो इस रीजन का रिसेप्टर जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पे जाके ये बाइंड कर जाएगा। तो मास्ट सेल यहाँ पे देखते हैं, बैसोफिल्स या मास्ट सेल के ऊपर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। अगर ये मानते हैं अगर बैसोफिल है या फिर मास्ट सेल है, इसके ऊपर इसका ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो एफसी जो है यहाँ पे बाइंड हो गया। एफसी जब यहाँ पे बाइंड हो जाता है तो ये फिर क्या होता है, सेल्स एक्टिवेट हो जाता है। अगर यही जो है एंटीबॉडी जो यहाँ पे बाइंड है, वही सेम जो है क्रॉस लिंक हो गया विद एलर्जेंस, कोई भी एलर्जेंस हो सकता है, फिर ये क्रॉस लिंकिंग क्या करेगा और इसको फर्दर एक्टिवेट कर देगा, और इसके अंदर जो ये ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं लाइक ब्लू कलर में, ये क्या करेंगे, ग्रैन्यूल्स आएंगे प्लाज्मा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे फ्यूज होके बाहर ये रिलीज कर जाएंगे। और ये जो रिलीजेस फैक्टर्स है, ये हो सकते हैं बहुत सारे सब्सटेंस, जैसे एग्जांपल के लिए हिस्टामिन या बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं, और ये बहुत सारे जो है फिर एलर्जिक रेस्पॉन्स देंगे, और इसको फर्दर जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी वाले चैप्टर्स में। अभी के लिए बस इतना ही समझते हैं कि बैसोफिल और जो है मास्ट सेल के ऊपर क्या होता है, एफसी रिसेप्टर, और फिर आईजीई का एफसी पोर्शन यहाँ पे बाइंड होगा, और ये फिर फर्दर जब एलर्जन जहाँ पे बाइंड होगा सेम जब आईजीई से, ये सेल एक्टिवेट हो जाएगा और ये अपना ग्रैन्यूल रिलीज कर देगा। इसमें से कि बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होंगे और ये बहुत सारे बॉडी में रिस्पॉन्स देंगे, जो हमें दिखता है एलर्जिक रिस्पॉन्स वगैरह, हे फीवर या बहुत सारे होते हैं। अब ये सारा क्लास जब हो गया तो अब उसके बाद आते हैं हम लोग ये आइसोटोपिक डिटरमिनेंट्स क्या है। Isotopic determinants are the constant region determinant that collectively defines each heavy chain class and subclass and each light chain type and subtype within a species. एक स्पीसीज के अंदर जैसे देखते हैं कि ये हैवी चेन का जो कॉन्स्टेंट रीजन हो गया या लाइट चेन का जो हो गया, उसके हिसाब से जितने भी क्लास या सब क्लास डिवीजन होते हैं उसको बोलते हैं आइसोटोपिक डिटरमिनेंट्स। और जो ईच आइसोटाइप इज इनकोडेड बाय सेपरेट कांस्टेंट रीजन जीन। अब जो है कोई भी जो प्रोटीन बनता है तो जीन ही रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हर एक आइसोटाइप के लिए जो है सेपरेट एक कांस्टेंट रीजन का जीन होता है, और ये जो है ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज कैरी द सेम कांस्टेंट रीजन जीन। मतलब एक मेंबर में, एक स्पीसीज में जितने सारे मेंबर होंगे उसका जो आइसोटोपिक जीन होगा वो सेम ही रहेगा विद इन द स्पीसीज ऑफ ए नॉर्मल इंडिविजुअल। अब डिफरेंट स्पीसीज का क्या होगा, वो डिफरेंट आइसोटाइप प्रेजेंट होगा उसकी बॉडी में। तो एंटीबॉडी फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीसीज व्हेन इंजेक्टेड इट्स आइसोटाइप रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉरेन एंटीबॉडी। यहाँ पे से आप फिर से एक बार देख लेते हैं आइसोटोपिक डिटरमिनेंट्स वगैरह। हैवी चेन या फिर लाइट चेन का जो कांस्टेंट रीजन है, इसके बेसिस पे जितने भी क्लास या सब क्लास जो है डिवाइड होंगे वो होंगे आइसोटोपिक डिटरमिनेंट्स।
और ये सारे कलेक्टिवली इसको बोलते हैं आइसोटाइप। और एक स्पीसीज में एक ही टाइप का जो है आइसोटाइप मिलेगा और वो सभी जो नॉर्मल इंडिविजुअल होंगे वो प्रेजेंट होंगे। मतलब हर एक का जो है अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग आइसोटाइप होगा। अगर ह्यूमन में क्या करेगा, अगर माउस वाला आइसोटाइप डाल दिया तो ये माउस का जो एंटीबॉडी का जो आइसोटाइप होगा वो एज ए फॉरेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन टू ह्यूमन गया तो वो सेम ही होगा, बिकॉज ह्यूमन आर सेम स्पीसीज। फिर आता है इडियोटाइप। इडियोटाइप डिटरमिनेंट्स अराइज फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ द हैवी चेन एंड लाइट चेन वेरिएबल रीजन। तो आइसोटाइप में क्या किया था हमने, कांस्टेंट रीजन लिया है। अब क्या करेंगे इडियोटाइप में, ये वेरिएबल रीजन के हिसाब से लेंगे। इडियोटाइप क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल्स इडियोटोप्स। अच्छा, ये जो वेरिएबल रीजन जो हो गया दोनों का, हैवी चेन और लाइट चेन का, इसको बोल दिए इडियोटोप। और सब जो ओवरऑल जो पूरा जो है सम ऑफ द इंडिविजुअल्स इडियोटोप्स, उसको बोलेंगे इडियोटाइप। इन सम केस इडियोटोप में भी एक्चुअल एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये जो मैंने जब बताया था इसका स्ट्रक्चर, तो एज इफ मैंने बताया था कि यहाँ पे एंटरमिनल और सिटर्नल, और यहाँ पे बताया था कि 100 या 100 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस वेरी करता है, इसीलिए इसको वेरिएबल रीजन्स बोलते हैं दोनों चेन में, VH इन ये हैवी चेन के लिए और VL लाइट चेन के लिए। तो ये जो है वेरिएबल रीजन, इसी में मैंने बताया था कि सीक्वेंस वेरी करता है। तो यही जो है रीजन है जो कि बाइंड करता है एंटीजन्स को। तो इन सम केसेस इडियोटोप में भी द एक्चुअल बाइंडिंग साइट्स, या तो हो सकता है इडियोटोप वो हो जहां पे कि एक्चुअली एंटीजन बाइंड कर रहा है, या फिर इडियोटोप वो हो थोड़ा बियॉन्ड द एक्चुअल बाइंडिंग साइट्स ऑफ द एंटीजन। Since antibodies produced by individual B cell derived from the same clone have identical variable region sequence, they all have the same idiotope। मतलब अगर एक इंडिविजुअल एक B सेल है, ठीक है, और ये और जो है इसी का जो क्लोन अगर बाकी सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे सेम ही क्लोन, तो फिर क्या होगा, उसका जो इडियोटाइप वो सेम ही होगा, क्योंकि ऑरिजिन जो है सेम ही बी सेल से हुआ है। आगे देखेगा एलोटाइप। जैसे आइसोटाइप में मैंने क्या बताया था कि जो सबका जो है एक कांस्टेंट रीजन ऑफ द जीन होगा, वो कोड करेगा आइसोटाइप के लिए। तो कोई भी जीन का क्या होता है, एलील्स प्रेजेंट होता है। एलील्स, जीन का जो एलील होगा मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन वो मिलेगा। तो द सम ऑफ द इंडिविजुअल्स एलोटिपिक डिटरमिनेंट डिस्प्लेड बाय एंटीबॉडीज। तो मल्टीपल एलील्स एग्जिस्ट फॉर सम ऑफ द जीन्स। तो एक जीन्स के लिए तो बहुत सारे एलील्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमने जेनेटिक्स या कहीं पढ़ा होगा। ऐसे देखते हैं स्किन कलर है तो एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो ब्लैकिश हो, व्हीटिश कलर हो या फेयर कलर हो। मतलब स्किन कलर ही देखते हैं क्या होता है, बिकॉज ऑफ द एलील्स ऑफ द सेम जीन। तो सेम थिंग यहाँ पे देखेंगे एंटीबॉडीज के लिए। तो जो है एक आइसोटाइप के लिए क्या होगा, एक जीन प्रेजेंट होगा और उसी का जो हम लोग लेंगे एलील, तो उसको बोलेंगे एलोटाइप्स। occurs in some but not all the members of the species। किसी किसी में जो है इसका एलील्स प्रेजेंट होगा लेकिन सभी मेंबर्स में नहीं प्रेजेंट होगा। ओके, अब जो है क्या करेंगे, एंटीबॉडी जैसे हम लोग जानते हैं कि ये क्या करता है, या तो ये न्यूट्रलाइज करेगा क्या बोलते हैं फॉरेन बॉडीज या टॉक्सिन्स वगैरह को या एंटीजन को, या फिर क्या करेगा इसको किल करेगा या निकालेगा। लेकिन खुद अकेले ये एंटीबॉडी ऐसा नहीं कर सकता, ये सिर्फ हेल्प करता है। तो इसके लिए इसका फंक्शन क्या है, और एंटीबॉडी मेडिएटेड इफेक्टर फंक्शन। तो ये सारे प्रोसेसेस, ऑप्शनाइजेशन हो गया, एंटीबॉडीज एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, ADCC हो गया, और ट्रांससाइटोसिस। फर्दर एक वन बाय वन विल सी। ओके, पहला लेते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि ये एंटीजन है और इसके ऊपर ये एंटीबॉडी बाइंड करेगा, तो बहुत क्लोज डिस्टेंस होना चाहिए जो एंटीबॉडी वहां पे बाइंड करेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि IgM जो है मोस्ट एक्टिव होता है, क्योंकि वो पेंटामर होता है और उसके जो बाइंडिंग साइट्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। क्योंकि देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक है प्रोटीन C1q। तो यहाँ पे FC रीजन का अगर प्रेजेंट होता है, ये तो जब तक कि पास नहीं रहेंगे FC रीजन, तब तक ये तो बाइंड नहीं हो पाएगा। और ये फर्दर यहाँ पे अगर एंटीजन से बाइंड, ये पास है
एंटीजन बाइंडिंग साइट, तभी तो ये एफसी रिसेप्टर से यहाँ पे बाइंड हो पाया और ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन किया। तो ये एंटीजन है, इससे बाइंडिंग ये एंटीबॉडी है, और इसका जो एफसी जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा कॉम्प्लीमेंट में वो अटैच होगा। फिर फर्दर जो और रिएक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन फिर होता है, और उस जो है बैक्टीरिया को मेनली क्या करते हैं इसमें होल वगैरह करके उसको फिर किल ही कर देते हैं। फिर जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे फिर देखेंगे। अब आता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन ये बहुत आगे भी दिख रहा है। सेम यहाँ पे क्या किया है, ये जो है एंटीजन है, ये फैब एंटीजन यहाँ पे ये बाइंड किया, और ये जो है फाइब्रोसेटिक कोई सेल है उसके ऊपर क्या है, ये एफसीआर मतलब एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये एफसी पोर्शन है एंटीबॉडी का, और ये एफसी रिसेप्टर जो है ये बाइंड हो गया एफसी रीजन से। फिर बिकॉज ऑफ बाइंडिंग ऑफ द एफसी रीजन टू द एफसी रिसेप्टर, एंड देन अगेन जो ये क्रॉस लिंक हो गया, ये जब एलर्जेंस हो गया या फिर कोई भी एंटीजन से, ये इस सेल को एक्टिवेट करेगा, और ये क्या करेगा, इनहेंस हो जाएगा इसका फाइब्रोसिटिक एक्टिविटी, ये जल्दी फाइब्रोसाइट करेगा। ये हो सकता है कि बोल सकते हैं इसको, जब भी कोई भी फॉरेन बॉडी अगर एंटी उसके ऊपर या एंटीबॉडी अटैच है तो वो जल्दी पहचानेगा और ये मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये बाइंड हो जाएगा एफसी रिसेप्टर से और उसको फाइब्रोसाइट करेगा। ऑप्सोनाइजेशन मेनली क्या होता है, इसको इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द फाइब्रोसाइटिक। अब नेक्स्ट आते हैं फिर ये रिकॉग्निशन एंड किलिंग। अब ये अगर ये मान लिया जाएगा साइटोटॉक्सिक या कोई अगर किलिंग वाले जो हैं सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, इस चीज को पहचानेंगे बिकॉज ऑफ दिस, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है और ये फर्दर एफसीआर रीजन आता है, और ये रिकॉग्नाइज करेंगे सेल, ये फिर उस टारगेट सेल्स को किल करेंगे। फिर आता है सेंसिटाइजेशन एंड सेल एक्टिवेशन। तो इसका ये एग्जाम्पल से मैंने बताया था आईजीई, जहां पे मैं समझा रही थी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको मान लिया जाए कि एंटीजन या उसको एलर्जेंस अगर बोल देंगे, तो ये बाइंड किया फैब रीजन से जो ऑलरेडी बाइंड है एफसीआर रीजन से। ये एंटीबॉडी का फैब रीजन, ये एफसीआर रीजन, फैब बाइंड हुआ है एलर्जेन से या एंटीजन से, और एफसीआर बाइंड है, सॉरी एफसी बाइंड है एफसी रिसेप्टर से जो ऑलरेडी एक सेल्स पे बाइंड है। इसको मास सेल या बैसोफिल्स बोल सकते हैं। इसके अंदर ये ग्रैन्यूल्स देख सकते हैं। ये क्या होगा, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये सेंसिटाइज हो जाएगा, तो इसका ये ग्रैन्यूल्स जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा और फिर ये फर्दर ये बाहर ये रिलीज हो जाएगा। तो ये फर्दर क्या करेगा, और ये जो केमिकल्स रिलीज होंगे हिस्टामिन्स वगैरह, ये फर्दर जो है वासोएक्टिव केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमें जो एलर्जी वाले रिस्पॉन्स होते हैं उसकी वजह से होते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, इतना देखे होंगे कि इतना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होगा कि जो है सारी जो अंदर के जो होते हैं ऑर्गन्स वगैरह फूलने लगते हैं, सांस लोग नहीं ले पाते हैं, ब्लड में रैशेस हो जाते हैं या रेड रेड पैचेस हो जाते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं बिकॉज द रिलीज ऑफ द मेनी केमिकल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार बस अगर हम देखते हैं तो एंटीबॉडीज, एक बार इसका स्ट्रक्चर सिर्फ हम रिवीजन कर लेते हैं मेनली। ओके, ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ये बीसीआर रिसेप्टर है, हैवी चेन लाइट चेन होता है, मतलब ये दो तरह के जो पॉलीपेप्टाइड होंगे और ये दो हैवी चेन सेम होंगे, दो लाइट चेन सेम होंगे, आपस में ज्वाइन होंगे बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये बीच में हिंज रीजन होता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम आता है। और ये जो यहाँ पे है ये भी ज्वाइन हुआ है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो वेरिएबल रीजन है यहाँ पे मैनोसिकल जो सीक्वेंस होता है वो वेरी करता है और यही एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है और इसको बोलते हैं बाइंडिंग। और ये बाकी जो बाद में आता है वो कांस्टेंट रीजन होता है क्योंकि मैनोसिकल सीक्वेंस होता है मेनली कांस्टेंट ही रहता है। और हैवी चेन के जो बेसिस पे होता है, देखिए फर्दर डिवीजन है जो है ये 5 डिवीजन है, म्यू, अल्फा, लैम्डा, गामा और ये एप्सिलॉन। और लाइट चेन उसी के बेसिस पे 5 डिवीजन है, IgM, IgD, IgA, IgE, ये सब। और फिर लाइट चेन होगा कप्पा और लैम्डा। एक एंटीबॉडी का जो होगा उसका सेम हैवी चेन होगा और एक ही टाइप का लाइट चेन होगा, इधर कप्पा या लैम्डा, और ज्यादा नहीं होगा। ओके, आज के लिए इतना है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।